हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे आपके 66 बीपीएससी स्पेशल हम लोग इंडियन सेंसस को। इंडियन सेंसस 2011 यानी भारत की जनगणना 2011। इसमें हम पूरे सभी महत्वपूर्ण बातें को जानेंगे। आप पेशेंस और धैर्य बना करके हमारे साथ रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आपको इसमें इतने सारे तथ्य और सभी महत्वपूर्ण बातें बता दी जाएगी जिससे कि आपके एक भी प्रश्न जनसंख्या से छूटने वाली नहीं है। तो आप जनगणना हमारे साथ देखें और समझें कि हमारी 2011 की जनगणना जो थी वो किस आधार पर, उसके नारा क्या थी, और इन सभी महत्वपूर्ण तथ्य को आप जानने की कोशिश करें। साथ ही आप एक काम करेंगे, अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठ जाएं। पेन और कॉपी लेकर के बैठे ताकि बहुत सारे पॉइंट मैं ऐसे ही बताऊंगा जिसे आप एक बार नोट जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करेंगे जनगणना 2011। इससे पहले हम लोगों ने बिहार की जनगणना, कल के वीडियो में ही हमने बिहार सेंसस को अपलोड किया था। जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जा कर के आखिरी बार जरूर देख लें, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करेंगे और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाएं, वहां पर आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे फास्ट रिवीजन के लिए। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलते हैं, जानेंगे। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और अपने कंधों पर 2 स्टार का शौक रखते हैं और समाज में एक अलग पहचान, एक रुतबा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। और कम पैसे में एक बेहतर तैयारी का सुनहरा ऑप्शन और सुनहरा विकल्प लेकर के हम हाजिर हैं। इसमें आपको बिहार दरोगा 2020 से 21 की जो एग्ज़ाम होने वाली है 213 पोस्ट की, उसके लिए हमने आज क्रिसमस डे ऑफर लेकर आया है। ये बहुत ही कम रुपयों में आपको एक अच्छा बेहतर विकल्प दी जा रही है। इसमें आपको हम कराएंगे दो चीज़ें। जहां पर लास्ट 2 महीने आपके पास बचे हैं उसमें हमारे द्वारा कराई जा रही है डेली क्लासेज और ओनली प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहें तो डेली क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ मात्र 249 में कराई जा रही है, जो कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। और इसकी मीडियम होगा हिंदी, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगी, जैसा कि एग्जाम सभी ईएसआई और बिहार दरोगा मेंस में पैटर्न आया था। तो उसी तरह से नए पैटर्न पर हमारे द्वारा कराई जाएगी। और ये जो क्लासेज हमारी चलेगी वह मंडे टू फ्राइडे होगी, साथ में सैटरडे और संडे रिवीजन डे होंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं आप मात्र 149 में, मात्र 149 पर मंथ में आप कर सकते हैं। यह कोर्स भी हमारा 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि ऑनलाइन होगी और पूरे MCQ में 100 प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें एक बेहतर और एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। टेस्ट की जो मीडियम होगी वह हिंदी होगी और मंडे टू फ्राइडे कराए जाएंगे। अगर इसे ही आप दोनों खरीदना चाहते हैं तब आपको मात्र 299 में ये दोनों मिलेंगे, जिसमें आपको डेली क्लासेज भी शामिल होंगे और डेली 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 7654957719 पर। आज आप हमें कॉल करें और हमसे जुड़ें और एक बेहतर तैयारी जरूर करें। तो जरूर जुड़ें एक अच्छे पहचान और एक अच्छे रुतबा के लिए। भारत की जनगणना। तो जो भारत की जनगणना है वह जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, शिक्षा, आवास एवं आवास सुविधाएं, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, भाषा एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आंकड़ों का एक सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। हमारा जो जनगणना हुआ 2011 का, 2011 की जो जनगणना थी, भारत की कुल 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं यानी कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। इसे भी ध्यान में रखेंगे, हम इसे आगे आपको बताएंगे पूरे जनगणना का इतिहास को भी। वही अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना का जो नारा रहा था वह है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में जरूर रखेंगे। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था। अगर देख लें जनगणना के बारे में उसके प्रशासनिक स्वरूप की, तो जनगणना जो है यह दायित्व इसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया है, जो कि 7वीं अनुसूची में शामिल है और यह संख्या क्रम संख्या 69 पर इसे अंकित की गई है। वही अगर बात करें हम स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया था और इस प्रकार जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे जनगणना जो है एक प्रकार से वैधानिक है और इसे जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा पारित किया गया। आगे चलकर 1961 में जनगणना को गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग द्वारा गठित किया गया और जिसका शीर्ष अधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी जो होता है वह महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त कहलाता है। ध्यान रखेंगे जनगणना जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वही वर्तमान में जो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो उस समय जो थे सी चंद्र मौली हैं और जिनके निर्देशन में ही जनगणना का कार्य संपन्न हुआ था। अब बात करें हम 15वीं जनगणना, यानी कि जिस जनगणना के काल में हम अभी हैं वह है हमारा 2011 से 2021 का काल। 2021 की जनगणना होने वाली थी पर ये कोविड के कारण इसे अभी रोक दी गई है। तो हम बात करेंगे 15वीं जनगणना की। तो जनगणना 2011 का जो शुभंकर यानी कि मस्कट जो बनाया गया था वह थी प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका बनाई गई थी और इसे 2 चरणों में संपन्न किया गया था। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो जनगणना 2011 का लोगो जो है आप अगर देखे होंगे तो इस तरह से इसमें 2 गोलाई है और 2 झोपड़ी का आकार दिया गया है। इस झोपड़ी के आकार में ऊपर में लिखा हुआ है भारत की जनगणना 2011। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आधार रखा गया था हम दो हमारे दो का स्ट्रक्चर था। हम दो हमारे दो का स्ट्रक्चर इस जनगणना 2011 में रखा गया था। अगर बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में 15वीं जनगणना में आवास सूचीकरण तथा आवासों की गणना का कार्य अप्रैल से सितंबर 2010 के दौरान ही कराया गया था। उसके बाद दूसरी चरण जो हुई जिसमें व्यक्तियों की गणना हुई। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 2011 जनगणना में व्यक्तियों की गणना किस चरण में हुई, तो द्वितीय चरण में, और आवासों का तो पहले चरण में। द्वितीय चरण जो हुआ 9 से 28 फरवरी के बीच हुई थी, 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच में। और वही 28 फरवरी की रात को बेघर नागरिक यानी कि जो घर से बाहर हैं उनकी जनगणना कराई गई थी। जनगणना की जो तिथि है वह 1 मार्च 2011 है और 31 मार्च 2011 को भारत के लिए 121.02 करोड़ जनसंख्या होने की घोषणा की गई। साथ ही कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर जनगणना, जैसे उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जनगणना 1 अक्टूबर 2010 की संदर्भित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद जो है 1 मार्च 2011, ध्यान देंगे डाटा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करेगा। पहला जो हुआ
कि 1 मार्च 2011 को और 31 मार्च 2011 को भारत की जनगणना बताई गई 121.02 करोड़। वही 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या है। 31 मार्च 2011 को इसके अनंतिम यानी कि प्रोविजनल आंकड़े जारी किए गए थे और 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ा जारी किया गया। यानी कि 2011 जनगणना की अंतिम आंकड़ा हमें कब प्राप्त हुई? वह 30 अप्रैल 2013। अब 2011 की जब जनगणना हुई तो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई, जिनमें कुल 35 राज्य एवं संघीय क्षेत्र थे। 35 राज्य यानी कि कुल 35 राज्य और संघीय क्षेत्र थे, जिसमें 640 जिला, 5924 उप जिला यानी कि सब डिवीजन, फिर 7933 नगर बने और इस तरह से 6,40,930 ग्राम को भी जनगणना के अंतर्गत समेकित किया गया। यह ध्यान देंगे 7,933 नगरों में, जिनमें जो था 4,041 सांविधिक नगर था और 3,892 जनगणना नगर था। अब हम बात कर ले अगर जनगणना का इतिहास। जनगणना का इतिहास जो है हमारे पास सबसे पहले मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जो कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित उस समय के ये हुआ करता था। कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके अर्थशास्त्र में हमें जनगणना का संदर्भ मिलता है। वही अगर देखें तो मुगल काल में भी अबुल फजल की आईने अकबरी पुस्तक में जनगणना की जानकारी हमें मिलती है। आधुनिक यानी कि मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें जनगणना की, तो सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन में कराया गया था। सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में कराई गई थी और दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1890 में अमेरिका द्वारा कराया गया। ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा, और जबकि दशकीय यानी कि हमारे पास भी जो जनगणना होती है वह 10 वर्षों पर होती है, तो ये दशकीय जनगणना की शुरुआत 1890 में अमेरिका द्वारा कराया गया था। उसके बाद इंग्लैंड में पहली जनगणना जो हुई थी वह 1801 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत में, यानी कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय पहली जनगणना 1800 भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरू किया, जो आज भी जारी है। यानी कि भारत में भी दो डाटा है। पहला तो कि जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर तब होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। वही अगर बात करें 1872 की जनगणना को हम शामिल करते हुए देखते हैं, तो भारत की 15वीं जनगणना हो चुकी है और 2011 की जो जनगणना है वह 15वीं है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं। ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना अगर 1872 के हिसाब से देखा जाए तो 15वीं, और स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद की देखा जाए तब 7वीं जनगणना है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर निकाल के लाता है बीपीएससी। अब हम जानते हैं कि महान विभाजक वर्ष क्या था। महान विभाजक वर्ष जो था यह साल 1911 से 1921 का जो दशक था, इसमें दशकीय वृद्धि दर जो थी वह ऋणात्मक गई थी। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वे में गया था, इस कारण इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और उसमें निगेटिव कितना गया था? -31%। वही उसके बाद 1921 के बाद देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती गई। इसी कारण से ध्यान रखना है 1921 को
जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यहाँ 2 पॉइंट है आपका कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तब 1921, और किस दशकीय वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है, तब आप लगाएंगे 1910 से 1921, 1911 से 1921। क्लियर है? आगे देखेंगे, जो 2001 से 2011 के बीच में जो जितने भी जिले बनाए गए, नवसृजित जिला, उसमें कुल 47 नए जिले बनाए गए थे। वो 47 जिला किन राज्य में कितने हैं उसे अगर जाने तो जम्मू कश्मीर में 8, पंजाब में 3, उत्तर प्रदेश में 1, बिहार में 1, झारखंड में 6, अरुणाचल प्रदेश में 3, नागालैंड में 3, असम में 4, पश्चिम बंगाल में 1, छत्तीसगढ़ में 2, कर्नाटका 3, तमिलनाडु 2, मध्य प्रदेश 5, गुजरात 1, राजस्थान 1, हरियाणा 2 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 नए जिले का निर्माण किया गया था। सबसे ज़्यादा किया गया था जम्मू कश्मीर में 8, और आप बिहार के हिसाब से याद रखें तो 1। ये थे कुल 47 नवगठित जिला। अब हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ा। अब यहाँ से आप अपना पेन और कॉपी ओपन कर लें। पेन और कॉपी आप अपना ओपन करेंगे, यहाँ से आपको कुछ डाटा हम बताएंगे जो कि आपको नोट करना चाहिए और एग्जाम्स में आने की संभावना है। अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या 2011 में कुल जनसंख्या जो थी वह थी 121 करोड़ 5,69,573। पुरुष जनसंख्या उसमें था 62 करोड़ 31,21,843 और महिला जनसंख्या थी 58 करोड़ 74,47,730। तो आप मेनली जो याद रखेंगे वह रखेंगे 121.056957 को। वही जनगणना 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर जो थी वह 17.7% था। ध्यान रखना है 17.7%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हम जनघनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 382 व्यक्ति रहते हैं। वही लिंगानुपात की बात करें यानी कि सेक्स रेशियो का, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं बताई गई है। भारत की अगर हम लिटरेसी रेट साक्षरता दर की बात करें तो वह है 73%, और इन 73% में पुरुषों की साक्षरता रेट है 80.9% और महिलाओं की साक्षरता रेट है 64.6%, यानी कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पुरुषों से दयनीय है, जबकि भारत की भी शिक्षा जो है एक तरह से दयनीय ही है। आगे अगर जाने जनसंख्या 2011 से संबंधित सभी को, तो अगर हम बात कर लें, आप नोट करेंगे भारत में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर 5 राज्य की हम बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो उसमें आपको मिलेगा पहले राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तब जम्मू एंड कश्मीर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल है, जबकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर उस लेवल पे नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 2011 के अनुसार टॉप 5 एरिया वाइज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे, अगर बात कर लें हम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर 5 राज्य की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नोट करते चलेंगे। जनसंख्या वाइज यानी कि हम पॉपुलेशन वाइज 5 राज्य को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब बिहार, तब पश्चिम बंगाल, तब आंध्र प्रदेश। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। वही अगर हम भारत के न्यूनतम 5
जनसंख्या वाले राज्य को जाने तो सबसे कम सिक्किम, ध्यान रखना है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। ये 5 जो है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, ये आपके नीचे से यानी कि बॉटम टॉप में है न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य। अब जानते हैं यहाँ पर जनसंख्या 2011। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। हमने अभी बताया आपको टॉप 5 और बॉटम 5 को। उसके बाद नवगठित राज्यों यानी कि 2000 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है झारखंड। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ झारखंड की जनसंख्या सबसे ज्यादा है नवगठित राज्यों के हिसाब से, और सबसे कम है 2000 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था और वहाँ की जनसंख्या जो है सबसे कम है नवगठित राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली की और न्यूनतम है लक्षद्वीप की। वही अगर देख लें हम सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाले जो 3 हैं उसमें दिल्ली, फिर पुडुचेरी, उसके बाद है चंडीगढ़। ये टॉप 3 हैं जनसंख्या के हिसाब से। और अगर बॉटम 3 की बात करें तो सबसे कम लक्षद्वीप, फिर दमन दीव और उसके बाद दादरा नगर हवेली। वर्तमान में दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है। आगे अगर जाने 10 की वृद्धि दर 2011 के हिसाब से तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 11 में 10 की वृद्धि दर 17.7% रहा है। और इसमें अगर देखें सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर वाला राज्य यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो राज्य रहा वह मेघालय और न्यूनतम रहा नागालैंड। अगर हम बात करें मेघालय में कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी तो वह था 27.9% की वृद्धि हुई है मेघालय में। और नागालैंड में बात करें न्यूनतम 10 की वृद्धि तो यहाँ पर ही एकमात्र है जहाँ निगेटिव वृद्धि देखी गई है -0.6। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। मेघालय में 27.9% और नागालैंड में -0.6% की 10 की वृद्धि हुई है। वही अगर बात करें हम सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश की तो वह है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से 55.9% की वृद्धि हुई है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो वह है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप में वृद्धि हुआ है 6.3%। ये थे न्यूनतम और सर्वाधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से। अब जानेंगे हम जनघनत्व 2011। जनघनत्व 2011 के हिसाब से देखें तो भारत का जनघनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और यही 2001 में था 325, यानी कि 325 और 382 में कुल अंतर पाया गया 57 व्यक्ति का। 2001 की जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 57 अधिक पाए गए। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 राज्य में आप अगर बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार का। बिहार की जो जनघनत्व है वह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल जहां पर है 1028। तीसरे नंबर पे है केरला। केरला की अगर बात करें तो यहाँ पर है 860
और वही जहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पर जनघनत्व में यह चौथे नंबर पर आता है, उसकी जनघनत्व है 829। वही अगर हम बात कर ले न्यूनतम जनघनत्व वाला 5 राज्य, न्यूनतम में अगर बात करें हम तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17, फिर है मिजोरम में 52 और सिक्किम में जो है वह है 86। ये बॉटम 3 है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। अब देखेंगे साक्षरता दर को। भारत की जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर रहा 73%, 73.0%। और इनमें पुरुषों की जो साक्षरता दर रहा वह 80.9% और महिला 64.6%। यहीं पर आप नोट करेंगे, अब नोट कर लें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला 5 जिला अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है केरल। केरल की जो लिटरेसी रेट है वह अन्य सभी राज्यों के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, 94%। टॉप सेकंड में है मिजोरम। मिजोरम जो है इसका 91.33% और गोवा का है वह है 88.7%। तो ये थे टॉप 3 लिटरेसी रेट वाला राज्य। अगर हम बॉटम से 3 को देख लें तो सबसे कम साक्षरता जो है वह है अपना राज्य, यानी कि जिसकी बदकिस्मती है बिहार में शिक्षा की 61.8%। दूसरा नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश जो है 65.4% और राजस्थान है 66.1%। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है पर लिटरेसी रेट जो है यह सबसे कम है और ये बिहार की अपनी एक बदनसीबी है जहाँ पर हमें एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। अब इसमें किसकी क्या रूप है, कौन क्या इसमें कर पाता है, इसमें राजनीतिक व्यू है या कोई अन्य कारण, ये तो अब बिहार सरकार और बिहार की जनता ही जाने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दर जो है यह लक्षद्वीप की 91.8% और न्यूनतम है दादरा नगर हवेली की 76.2%। हमसे अच्छा यानी कि बिहार से अच्छा तो दादरा नगर हवेली की साक्षरता दर है जहाँ पर 76.2% है। अब आगे बढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात में अगर जाने जनगणना 2011 के अनुसार तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ा में हमें भारत में लिंग अनुपात 943 प्राप्त हुआ। 943 का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। वही अगर देश के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की बात करें तो 929 यानी कि 1000 पर 929 महिला और ग्रामीण क्षेत्र में 949, 1000 पर 949 महिला है ग्रामीण क्षेत्र पर। अब बात करेंगे SC ST के बारे में। अनुसूचित जाति 2011 के अनुसार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ये 4-5 राज्य को आप ध्यान में रखेंगे। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप, ये 4 जो है जिनमें 2 राज्य नागालैंड अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। वही अगर देखें संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है दिल्ली में 28.12 लाख और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में देखें तो चंडीगढ़ 18.9%। यहाँ समझेंगे जनसंघीय क्षेत्र में अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला बोले तब दिल्ली और
सर्वाधिक प्रतिशत में अगर बोले प्रतिशत में तो चंडीगढ़ 18.9%। वही अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति 2011, तो इसमें देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 8.6% और इनका लिंगानुपात है 990, यानी कि 1000 पर 990। आगे है कि संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दादरा नगर हवेली तथा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में लक्षद्वीप 94.8%। ये ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित में सर्वाधिक जो है दादरा नगर हवेली में और प्रतिशत में लक्षद्वीप। वही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। यहाँ पर अब ध्यान देंगे, एक अनुसूचित है और एक अनुसूची है ना। अनुसूचित जनजाति और इसमें अगर देखें तब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो कहाँ कहाँ पे नहीं था, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है। अब अगर बात करें भारत की नगरीय वितरण यानी कि नगरीय जनसंख्या की 2011 के रूप में, तो देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, यानी कि भारत जो है यह गांव का देश है। संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वह दिल्ली में है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लक्षद्वीप में है। संघीय क्षेत्रों में दिल्ली में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और लक्षद्वीप में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये थे आज के हमारे सभी पॉइंट जनगणना से संबंधित। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली ऐसे ही अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार जनगणना हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे जाते जाते आप एक बार जरूर देखकर जाएं। पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक से हमारा डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर नीचे लिंक दी गई है टेलीग्राम का। तो आशा करते हैं आपके एग्जाम्स भी अच्छे से हों और आप अपना एग्जाम्स अच्छे से देकर जरूर आएं। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। अनअकैडमी को आज आप लोग डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स अगर जाने तो यहाँ पर डेली आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक कराए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको लाइव डॉट क्लियरिंग कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। साथ ही पेपर एनालिसिस भी होती है और हमारे जो बेहतर एजुकेटर हैं उनके द्वारा लाइव क्यूज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। साथ ही आपको डेली T20 सीरीज कराए जाते हैं, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वही यहां पर हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और कराए जाते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर से और जिनकी एक्सपीरियंस आपने आप में एक कामयाबी है। अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक आपको सक्सेस बनाएंगे। तो आज ही हमारे साथ हमारे टॉप एजुकेटर को पहचानें और हमारे साथ जरूर जुड़ें। साथ ही हमारे फ्री लाइव क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रही है। उसके बाद इन सभी टीचर से आप पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं डेली, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। वीकली फ्री लाइव क्लास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट और प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा
एवरी टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी की जाती है। साथ ही आपको T20 सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाता है जो अभी चल रही है मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, जिसमें आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही आप हमारा फ्री मिनी कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स इन लाइव क्लास दिए जाएंगे। तो आज ज्वाइन करें हमारे फ्री मिनी कोर्स को। तो आज आप अभी जाएं प्ले लिस्ट में और वहां पर गूगल प्ले में आप जाएंगे, सर्च करेंगे अनअकैडमी और वहां पर अनअकैडमी डाउनलोड करते ही बीपीएससी को सेलेक्ट करें। वहां पर आपको बीपीएससी का कॉलम मिलेगा, बीपीएससी सेलेक्ट करते ही हमारा कोड अमर10 जरूर यूज करें। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी उसके जितने भी फी होंगे उसमें। तो अनअकैडमी पर जाएं और डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को। जुड़े हमारे साथ एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर पहचान के लिए आज ही अनअकैडमी पर। धन्यवाद।